नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। साल 2017 में जब से यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ आए हैं, तभी से ही माफिया और गुंडा राज पर योगी सरकार लगातार हमलावर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा ही यूपी में फैली माफिया की जड़ों को काटने का काम किया है। इन सब के ऊपर इसका असर भी नजर आता है। लगातार मुख्यमंत्री योगी के एक्शन के चलते यूपी में माफिया का जो दबदबा एक वक्त में हुआ करता था, वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी ने माफिया को लेकर बड़ा सवाल भी उठाया है। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बताया कि यूपी में माफिया के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए गए, तो साथ ही विपक्षी पार्टियों को लेकर एक सवाल भी खड़ा किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने पूछा है कि माफिया पर रहम क्यों किया जा रहा है, माफिया को लेकर दरियादिली दिखाई जा रही है। अपने उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर ले कि उनको कहां रहना है। उत्तर प्रदेश में हम लोग इसकी कोई छूट नहीं दे सकते, किसी भी स्थिति में नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि भाई आप पूछें अपने नेताओं से, राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछिए कि उत्तर प्रदेश का गुनाहगार पंजाब में क्यों शरण पाया हुआ है। पूछ तो लीजिए एक बार। जनता पूछना चाहती है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पूछना चाहती है लोगों से, इन अपराधियों के प्रति, इन माफियाओं के प्रति किस प्रकार की दरियादिली, अरे दरियादिली दिखाने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ दिखाओ ने। 24 करोड़ की जनता है, जो जनता सम्मान दी है, बार बार एक परिवार को उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने में योगदान देती रही है, लेकिन उनके प्रति क्या भाव है। तो अपराधियों पर योगी का हंटर लगातार जारी है। योगी सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। 10 फरवरी तक 65,451 हेक्टेयर जमीन भूमाफिया से छुड़ाई जा चुकी है और साथ ही लगभग 4,259 माफियाओं पर केस भी दर्ज किए जा चुके हैं। जो लगातार भूमाफिया थे उन पर केस दर्ज हुए हैं। 2300 से ज्यादा भूमाफिया को चिन्हित किया गया है, उन पर भी जल्द ही बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी। 186 भूमाफिया को योगी सरकार में जेल भेजा गया है, यह भी बड़ा अपडेट है। और 241 भूमाफिया पर आईपीसी और 4 पर एनएसए के तहत एक्शन लिया गया है। 69 पर गैंगस्टर, 305 माफियाओं पर गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। और पूरे प्रदेश में 7,06,145 तालाबों पर कब्जे के मामले थे जो कि सरकार के संज्ञान में आए। इनमें से 6,61,828 तालाब कब्जे से मुक्त करा लिए गए। 3,08,795 हेक्टेयर जमीन पर से भी कब्जा हटाया गया है। और पंचायत चुनाव के चलते भी माफिया पर नकेल कसी जा रही है। 2021 में डकैती के मामले में 65.72% और 2020-21 में लूट की वारदात 66.15% तक घटी है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। और हत्या की वारदात में 19.80% तक की गिरावट आई है। बलात्कार की वारदात में 45.43% की कमी आई है। ये एनसीआरबी के आंकड़े लगातार हम आपको बता रहे हैं। और शस्त्र अधिनियम के तहत 27.55% अधिक केस हुए हैं। एनडीपीएस एक्ट में 52.94, गैंगस्टर एक्ट में 31.09, रासुका से जुड़े मामलों में 19.57% अधिक एक्शन हुआ है। और साथ ही 2021-22 में डकैती के मामलों में 65% की कमी आई है। तो ये बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है योगी सरकार की। और जिस तरह से इसमें योगी सरकार एक्शन में है, तो हत्या की वारदातों में भी 19.80% की गिरावट आई है, जिससे एनसीआरबी के आंकड़े इस तरफ बिल्कुल साफ तौर पर इशारा करते हैं कि योगी राज में अपराध घटा है। लेकिन विपक्ष का जिस तरह से कहना है, विपक्ष का कहना है कि योगी राज में अपराध बढ़ा है। आज इसी पर हम बहस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको एक बार उनसे रूबरू करा देता हूं। दिनेश सिंह है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। अनुज अत्रे हैं, नेता कांग्रेस है, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। कपिल श्रीवास्तव है, प्रवक्ता सपा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और निरंजन पोद्दार है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले दिनेश जी आपके ही पास आते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि अपराध घटा है, जो अव्यवस्थाएं थी उनमें कमी आई है। लेकिन विपक्ष लगातार यह दावा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जंगल राज उत्तर प्रदेश में आ चुका है। सच्चाई क्या है? नहीं, निश्चित तौर पर विपक्ष को तो जंगल राज दिखेगा ही। विपक्ष को तो चरने के लिए उत्तर प्रदेश को कुछ मिल नहीं रहा है। इन्होंने उत्तर प्रदेश को चारागाह समझ लिया था। जो भी योजनाएं, जो भी कार्यक्रम आते थे, उसमें सिर्फ बंदरबाट होता था। आज उत्तर प्रदेश में
हमारी सरकार ने 3 साल के अंदर आलोक जी 2100 ज्यादा, जिसमें पीसीएस अफसर भी शामिल है, 2100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया है। और आपने अभी जो आंकड़े दिए हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में सत्ता सरकार नहीं चलाती थी, यहाँ अपराधियों का राज होता था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन के पहले। कैसे अपराधी खुलेआम घूमते थे, कैसे अपराधी फिरौती मांगते थे, हत्या करते थे, लूट करते थे। और ये हमारे आंकड़े नहीं है, आपने खुद अभी एनसीआरबी के आंकड़े आपने बताए कि डकैती में 65% और हत्या में 19% से ज्यादा। इस तरह से अगर आंकड़ों में गिरावट आ रही है, अगर क्राइम में गिरावट आ रही है, तो निश्चित तौर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, मैं मानता हूँ, ठीक दिशा में काम करे। हमारी सरकार माफियों के लिए नहीं, अपराधियों के लिए नहीं और विपक्ष के नेताओं के लिए काम नहीं करे। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश के लोग कैसे भयमुक्त होकर अपने काम काज को करें और उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बने, इसके लिए दिन रात हमारी सरकार प्रयास करती है। जी, कपीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश जी, जिस तरह से दिनेश जी ने दावा किया कि हमारे राज्य में तो एक तरह से जो चीजें पहले अव्यवस्थित थी वो ठीक हुई हैं, इनके पहले आपका ही शासनकाल था, लगातार आप पर भी तमाम आरोप लगे थे। आपको क्या लगता है कि योगी राज में सब कुछ ठीक हुआ है कि और सब कुछ बिगड़ा है? देखिए आलोक जी, बहुत सीधी सी बात यह है कि जब ये उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने से पहले चुनाव के मैदान में थे, तो इनका आप जो घोषणा पत्र है उसको पढ़ लें। उस पर इन्होंने वायदा किया था कि हम 0% जो है वो अपराध पे टॉलरेंस की नीति रखेंगे, भ्रष्टाचार पे टॉलरेंस की नीति रखेंगे, हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। हमें 15 साल तक इस सत्ता से दूर रखा है प्रदेश की जनता ने। डबल इंजन की सरकार होगी, डबल तरीके से हम काम करेंगे और अपराध पर लगाम लगाएंगे। ये जिस तरीके से आंकड़े प्रस्तुत करा रहे हैं, इसमें जो 156-3 से दर्ज मुकदमे हैं उनकी गिनती नहीं। हकीकत क्या है कि जो इनके सत्ता के अंदर, आपको याद होना चाहिए कि इनके पूर्व जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वाजपेयी जी खुद ही थाना घेरे हुए थे और वो कह रहे थे कि बताइए लूट और हत्या का मामला दर्ज नहीं हो रहा, मुझे यहाँ धरना देना पड़ रहा है। क्या ये कह देंगे कि नहीं है? देवमणि द्विवेदी जी ने क्या कहा था? उन्होंने करीब 50-60 क्षत्रिय अपराधियों की बड़े अपराधियों की लिस्ट दी थी, जिन पे 100 से भी ज्यादा मुकदमे, किसी पे 50 से ज्यादा मुकदमे अपहरण के, बलात्कार के, डकैती के और तमाम तरह के भूमि कब्जा करने के मुकदमे हैं। एक पे भी कोई कार्रवाई नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बलिया के अंदर इनके ही विधायक सुरेंद्र सिंह ने धर्मेंद्र सिंह को बचाया और यहां से लेकर लखनऊ तक फजीयत हुई, और उसके बाद में जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और जिस तरीके से हत्याकांड हुआ था पुलिस के आंखों के सामने और पूरा जिलाधिकारी और सारे लोगों के आंख के सामने, ये क्या था? अभी आपने देखा कि लखनऊ के अंदर जो है गोमती नगर में किस तरीके से शूट आउट हुआ है और बलात्कार की तो बाढ़ आ गई है। क्या आपने नहीं देखा? और गैंगवार कम हो गया। ये बिकरू कांड क्या था? इनके हाँ तो शिखर अग्रवाल को, जो कि सुबोध सिंह का हत्यारा था, जो कि थाना अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ा बलवा होने से रोका था, जो ये हनुमान दल और तमाम लोगों ने एक रखा था साजिश, लाखों लोगों के कत्लेआम का, वो खुल करके सामने आई थी और उन्होंने रोका था। ऐसे हत्या अभियुक्त को जेल से बाहर जमानत पर आने के बाद उन्होंने क्या किया? सबसे पहले माला पहना के स्वागत किया, उसके बाद अपनी पार्टी में पदाधिकारी बनाया था। जब सारे मीडिया का दबाव पड़ने लगा, हम लोगों का दबाव पड़ने लगा, तो उसको हटा दिया। ठीक। एनसीआरबी के जो आप आंकड़े देख रहे हैं, 7.30% पहले से मामले बढ़े हैं। दिनेश सिंह जी पता नहीं कैसे पीठ ठोक रहे हैं। इनके यहाँ तो पुलिस रैंसम दिलाने का काम कर रही है। दिनेश सिंह जी की आपसे पूछिएगा कि इनकी पुलिस तो भारत में पहली बार रैंसम दिलाने का काम की। 30 लाख रुपए शिखर यादव की हत्या हो गई। आपने देखा होगा अपराध केस जो ये कानपुर देहात का था। और इनके जो वो पाटीदार साहब
एसएसपी साहब हत्या करा रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं और फरार हैं। वाह रे योगी सरकार, 0% की टॉलरेंस की नीति, क्या यही है? कैसे माना जाए कि अपराध मुक्त हो गया? कलेक्टिव होकर के काम करते हैं। इन्हीं के देवमणि द्विवेदी ने इतनी बड़ी लिस्ट सौंपी थी, कितनों के ऊपर कार्रवाई हुई है? बताइए मुझे, कितने क्षेत्रियों के ऊपर कार्रवाई हुई जो अपराध से जुड़े हुए? ठीक है, पूछते हैं आपका वाला प्रश्न हम दिनेश जी से जरूर यहां पर पूछेंगे, लेकिन अनुज जी आपके पास भी एक बार आते हैं। लगातार जिस तरह से आपने देखा कि सपा का कार्यकाल जब था तब तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, बसपा की तरफ से लगते आए। अब बीजेपी का शासनकाल चल रहा है तो सपा की तरफ से, आपकी तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, पहले सपा के कार्यकाल में, बसपा के कार्यकाल में चीजें ठीक थी कि योगी राज में चीजें ठीक हुई हैं, या जब आप 22 में आने वाले हैं, अगर आपको उम्मीद है कि आप आ सकते हैं, तो आप लोग चीजों को आकर ठीक करेंगे? देखिए, जिस तरह से 2017 से ये योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और लगातार ये जो है जनता को केवल ठोको और पीटो और एनकाउंटर वाली जो सरकार की एक छवि बना रखी है, तो ये बताएं कि आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में अपराध थम नहीं रहा। अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की एक वो चलाई थी लाइन उनकी कि अपराधी तय कर लें कि उनको कहाँ रहना है। तो ये बात तो हम 2017 से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अपराधी वहीं के वहीं हैं और उनमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी जरूर बढ़ोतरी हो गई है, जो खुद अपराधियों के साथ मिलकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहां तक हालात हो गया कि महिला सुरक्षा के नाम पर ये जो सरकार आई थी कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार ये पता नहीं कि कितना महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ जो होने वाले अपराध हैं उनमें क्यों बढ़ोतरी हुई। जब आप तो रामराज्य का दावा देकर के आए थे, रामराज्य का वादा करके आए थे, लेकिन आपने कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की भगवान भरोसे छोड़ दी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल ठोको और पीटो के अलावा और कुछ समझ नहीं आता। और हालात ये है कि वो ठोको और पीटो के बावजूद भी जो है अपराध बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बता दें कौन सा वर्ग सुरक्षित है? केवल और केवल आप धर्म के आधार पर जनता को लड़ाने भिड़ाने का काम कर रहे हैं। जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है उसको देशद्रोही और देशभक्ति का तमगा देने वाले, सर्टिफिकेट देने वाले आप स्वयंभू बन गए हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि उत्तर प्रदेश जो 22 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, आज बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या किसी प्रदेश में अगर है पूरे देश भर में तो वो उत्तर प्रदेश में। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा कोई जो माइग्रेंट लेबर जो किसी प्रदेश से बाहर जाती है तो वो उत्तर प्रदेश से जाती है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। उस पर बात नहीं की जाएगी। नहीं तो इस पर बात तो देखिए, इसमें बात तो की जाएगी जब आप जनता के बीच में जाएंगे। अनुज जी ये वाला प्रश्न जरूरी इसलिए क्योंकि जब अब 22 की तैयारी के लिए आप जनता के बीच में जाएंगे तो क्या कानून व्यवस्था के नाम पर आप वोट मांग पाएंगे? निश्चित तौर पे क्यों नहीं मांगेंगे। देखिए, लगभग 3 दशकों से ऊपर हम वहां पर सत्ता में नहीं। जब हमारी सरकार अंतिम बार जब उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई थी, सबके कानून व्यवस्था और आज 2021 की कानून व्यवस्था के हालात की समीक्षा कर लीजिए। दंगों का प्रदेश के रूप में विख्यात हो चुका है पूरा उत्तर प्रदेश। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कौन कौन जिम्मेदार है वैसे? कौन जिम्मेदार है? अनुज जी बता दीजिए ना। तौर पे जो इनकी सरकार, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री 5 मुख्यमंत्री इनके रहे, सबसे ज्यादा सरकार इनकी रही। वर्तमान की सरकार बीते 4 वर्षों से इनकी है। दंगे उत्तर प्रदेश में लगातार ये करवाते हैं, चाहे पक्ष में होते हैं या विपक्ष में होते हैं। तो उसके लिए सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है जो नाकामयाब है वो यही है। और ये समय आ गया है कि आज दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगा। एक बार हम पहले निरंजन जी के पास भी चलते हैं। निरंजन जी, जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, बीजेपी का कहना है कि हम ऐसा शासनकाल लेकर आ गए हैं जहां पर एक तरह से ये राम राज्य की परिकल्पना को सही साबित कर रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं, प्रियंका गांधी लगातार हमलावर हैं। इनका कहना है कि ये जंगल राज आ चुका है, उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सत्य क्या है? जनता को क्या चीज समझनी चाहिए? देखिए आलोक जी, ऐसा है कि अखिलेश जी और ये कांग्रेस और ये मायावती अपोजिशन जो भी कह रहा है वो अपना राजनीतिक फर्म निभा रहा है। क्योंकि राजनीति के अंदर अपोजिशन सदा सरकार को घेरता है और उसकी कमियां गिनाता है। लेकिन अगर वास्तविकता देखेंगे तो आलोक जी, मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी हमारे साथी भाई कपीश जी बोल रहे थे, बहुत विद्वान प्रवक्ता है, इनको मैं बता दूं कि हमने वो दौर भी देखा है जब थानों से और एसएसपी कार्यालय से सरकार चला करती थी। और आज स्थिति यह है उत्तर प्रदेश के अंदर कि वहां पे जैसे अपराध 2 प्रकार के होते हैं आलोक जी। एक संगठित अपराध जिसको कहते हैं मारकागिरी, और दूसरा होता है आवेश में आकर के किया हुआ अपराध। मान लीजिए जो दो व्यक्ति आपस में किसी जिद बहस में एक व्यक्ति को आवेश हो गया और उसने उसको रंजिश में उसने उसके साथ कुछ भी गलत कर दिया, उसके साथ
एक अपराध कर दिया तो दूसरा वाला वो अपराध है। तो आज इस चीज को कोई भी आदमी नकार नहीं सकता कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 4 साल में इन संगठित अपराधों के ऊपर जिस तरीके से सरकार ने कार्रवाई की है, जिस तरीके से बुलडोजर चले हैं, आपको पता होगा मुख्तार अंसारी जैसा बाहुबली जो पिछले 35 साल से पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर राज करता है, जो वो कहता था मेरा राज चलता है, वो बाहुबली आज आप ये मान लीजिए पंजाब से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहता है मुझे जो है पंजाब के अंदर आप यहीं की जेल में रखिए। और जिस तरीके से जो माफियाओं की जो प्रॉपर्टियों पे, उनकी जो संपत्तियों पे जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है, आप सबके सामने दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा तो जब ये सरकार आई थी तब आपने देखा होगा कि लोग गले में तख्ती लगा करके थानों में पहुंचते थे कि मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूं, अपने किए हुए अपराधों को मैं जो है प्रयासित करना चाहता हूं, मुझे जो है कानून के तहत सजा दीजिए। तो ये जो खौफ जो सरकार का इकबाल जो इस सरकार ने कायम किया है, इसका आज ये नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज एक आम आदमी जो रात को 7 बजे 8 बजे के बाद में निकलने से थोड़ा सा सशंकित रहता था, आज वो खुले रोडों के ऊपर रात को भी जाता है, सुबह भी जाता है। निश्चित रूप से एक जो संगठित अपराध था उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। रही बात जो अपराधों की जो संख्या है, देखिए अपराधों की संख्या इस चीज पर निर्भर करती है कि थानों के अंदर रिपोर्ट कितनी दर्ज होती है। क्योंकि अब ये जैसे एक तो FIR ऑनलाइन हो गई कि भाई FIR कोई भी आदमी अगर उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो वो ऑनलाइन भी उसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। तो इन चीजों का भी फर्क पड़ता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आलोक जी, आज उत्तर प्रदेश के अपराध के ऊपर आज के कुछ सालों पहले मीडिया का इतना फोकस नहीं रहा करता था। मीडिया केवल दिल्ली और NCR के अपराधों को समझ लीजिए एक टूल देता था। आज उत्तर प्रदेश की सरकार से मीडिया वालों को भी इतनी अपेक्षा है कि छोटे से छोटे अपराध को भी मीडिया इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाता है, या मान लीजिए अपना, मैं कहता हूँ वो अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से हाईलाइट होते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि इस एक कार्य के अंदर इस सरकार को मैं 100 में से 100 नंबर दे सकता हूँ। जी ठीक है दिनेश जी, जिस तरह से आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, आप पहले अपनी बात को पूरी कर दीजिए, फिर हम कपिल जी के पास चलेंगे। नहीं, कपिल जी ने या अनुज जी ने जो सवाल उठाया मैं वही बात कर रहा हूँ। ये अपराधी जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, किसके राज में पैदा हुए थे? ये पल्लवित और पोषित हुए थे, किसके राज में हुए पल्लवित और पोषित? आज इनको मटिया बेट करने का काम अगर कर रहे हैं तो हमारी सरकार करे, योगी जी की सरकार करे। आज भी ये पाकिस्तान की भूमिका में है कांग्रेस वाले। अभी हमारे साथ निरंजन जी जो कह रहे थे, अभी मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने का काम कौन करे? इनको कहना चाहिए कि अपने प्रदेश में ले जाए, उन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन नहीं, आज भी बार बार सरकार के अनुरोध के बाद भी पंजाब की सरकार उनको उत्तर प्रदेश की सरकार के हवाले नहीं कर रही। इसलिए उनको संरक्षण कौन देता है आप जान सकते हैं। दूसरी चीज, आजम खां किसके सरकार के मंत्री थे? उन्होंने किनकी जमीनों को पहुंचाने का काम किया था? आज जो सलाखों के पीछे कब क्यों है? गायत्री प्रसाद प्रजापति किसकी सरकार में मंत्री थे? जो आदमी गरीबी के रेखा के नीचे रहता था वो देखते देखते अरबों खरबों संपत्ति का मालिक हो गया और अपराध के नातेवाद सलीकों के बीच में है। कबीर जी बैठ के कह रहे थे कि लोगों को, अपराधियों को थाने से खींचकर बाहर कर दिया जाता है, निकाल लाते थे लोग, और अपराधियों नेताओं के गाड़ियों में बैठकर घुमा करते थे और लोगों को अपराधियों के साथ बैठकर फोटो सेशन कराने में गर्व महसूस होता था। ये था इन लोगों का शासन। आज जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, जब उन्होंने महिला अपराध को नियंत्रण करने के लिए रोमियो स्कॉट की स्थापना की, तो सबसे ज्यादा छाती पीटने वाले लोग कौन थे? ये विपक्ष के नेता थे। आज जब भू माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, आज जब सरकारी जमीनें मुक्त कराई जा रही है, तो पेट में दर्द किसके हो रहा है? इनको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि सरकार जब अच्छा काम करे तो भले आप विपक्ष हो, लेकिन सरकार के उन कामों की सराहना आपको करनी चाहिए। आप कह रहे थे दंगे, अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं कि घटे? दंगे उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं कि घटे? आप उत्तर प्रदेश, कभी सहारनपुर दंगा, कभी मुरादाबाद दंगा, कभी आप फैजाबाद दंगा, कभी बनारस दंगा, आप भूल गए? बम ब्लास्टों की कड़ी लग जाती थी उत्तर प्रदेश में। आपने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आपने देखा है, आज उत्तर प्रदेश में आंदोलन भी चल रहा है बॉर्डर पे, लेकिन आप कोई इस तरह की घटना देख रहे हैं? और यही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी जब उन्होंने कहा बहन बेटियों के साथ यौन शोषण के जो मामले आएंगे, ऐसे अपराधियों को हम चौराहे पे उनका पोस्टर लगाएंगे। यही हमारे विपक्ष के नेता, अदालत ने तो बात को संज्ञान में लिया, मैं उसको नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उनके पहले हमारे विपक्ष के नेता छाती पीटने लगे।
अरे भैया, अगर ऐसे अपराधियों को सार्वजनिक तौर पर अगर उनका पोस्टर लगाया जाएगा तो आपको दिक्कत क्यों हो? लेकिन सवाल करने वाले लोग कौन थे? यही अनुज यात्रा जी की पार्टी के लोग, यही कपिल सिंह की पार्टी के लोग। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार, बहुत बड़े अवसर होते हैं, आप विरोध करिए, लेकिन जब सरकार अपराधियों पर, माफियाओं पर कार्रवाई करे तो आपको सरकार का साथ देना चाहिए। अगर सरकार का भी उत्तरदायित्व होता है तो विपक्ष का भी उत्तरदायित्व होता है, लेकिन आप किसी भी उत्तरदायित्व पर खड़े नहीं उतरे। जब आप सरकार में थे तो आप सरकार में रहते हुए अपराधियों के साथ खड़े थे। अब जब सत्ता से आप बाहर हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपकी दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया, तब से आप अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं, उनके पैरोकार आप बन गए। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कपिल जी, जिस तरह से दिनेश जी अपनी बात को रख रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि इनका ये मंतव्य है कि सरकार में या सत्ता में आप नहीं है तो इसकी बेचैनी के चलते, इस बेचैनी के चलते आप लगातार बयान दे रहे हैं कि यूपी में जंगल राज है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। आजम खान साहब पे जो मुकदमे लादे गए हैं वो तो प्रतिशोध में लादे गए हैं, ये राजनीतिक मुकदमे हैं। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी, ये कोई मुकदमे है क्या? और एक आदमी ने एशिया लेवल की यूनिवर्सिटी बनाई थी, आज उससे बदला लेने की कार्रवाई की जा रही है। शर्म आनी चाहिए योगी जी को। इस हद पे रेवलरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा के लिए सत्ता में आप लोग नहीं बैठेंगे। इनको कई बार पे, कई चीजों पे जिन पे जमानत मिली है, उस पे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी इन तथ्यों को कहा है। इनकी बड़ी अच्छी सरकार चल रही, सब क्रिमिनलों के लिए तो दहशत मची हुई है। सबसे बड़ा क्रिमिनल मानते हैं आलोक भाई कौन है? सबसे बड़े क्रिमिनल हैं गोरखपुर के पीडियाट्रिक एमडी डॉक्टर खान साहब, जिनको इन्होंने एनएसए लगाया था और लताड़ मारी थी हाईकोर्ट ने। चारों खाना चित्त गिरे थी योगी सरकार। और अब क्या है, उनको गोरखपुर के राजघाट थाने का टॉप 10 का क्रिमिनल का लिस्ट में डाला गया है। ऑक्सीजन जो गैस कांड हुआ गोरखपुर के अंदर, जिसमें सैकड़ों बच्चे मर गए थे योगी जी के सरकार की उपेक्षा की वजह से, इस हत्यारी सरकार ने डॉक्टर को चढ़ा दिया और आज तक आरोप पत्र शामिल नहीं कर पाए, सबमिट नहीं कर पाए। उसका ट्रायल हमारे गोरखपुर कोर्ट में है, मैं देख रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक डॉक्टर को क्रिमिनल बना दिया साहब। कब हमें बना दें और कब आपको बना दें लोग जी, कोई ठिकाना नहीं है। टॉप 10 के क्रिमिनल होंगे और हम लोग जो है राष्ट्रीय कानून के साथ बंद कर दिए जाएंगे 6 महीने से साल भर में। योगी सरकार जो है हम लोग के रक्त का शोषण करेगी। ये है इनका ट्रैक रिकॉर्ड कि कैसे शरीफ आदमी को अपराधी बनाया जाता है। दूसरी बात, ये सरकार भूल रही है, ये दिनेश सिंह जी भूल रहे हैं। मैं बैठ के सुन रहा था, तो ये मत समझिएगा कि आपने जो कहा वो सत्य है। एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा। कुलदीप सिंह सेंगर बाबू का नाम सुने हैं दिनेश जी? 376 का अभियोग योगी सरकार। पहले बीच में मत बोलिए, मैं तो मैं बोलने लगूंगा तो सुन नहीं पाएंगे आप। एक अक्षर नहीं बोलने दूंगा, एक अक्षर नहीं बोलने दूंगा। 2 महीना हो गया योगी सरकार ने जब उसके परिवार के लोग पेड़ से चढ़ गए लखनऊ के अंदर, कब जाकर के कहीं एफआईआर दर्ज होने की बात हुई। और वहां कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने वाले लोग, पूरी परिवार, बिटिया का पूरा परिवार समाप्त करा दिया उस आदमी ने। और जब तक उसे सजा नहीं हुई, वो भारतीय जनता पार्टी का ऑनरेबल विधायक बना रहा। और यही भारतीय जनता पार्टी उसे हृदय से लगाई रही। कपिल जी, सजा हो गई तब इन्होंने हटाया। कपिल जी, नहीं सुनते जाइए, कपिल जी, ये सुनना पड़ेगा। कपिल जी, आज जितने भी कांड कानपुर के अंदर हो रहे, आप बताइए, साक्षी जी महाराज जाकर के कांग्रेचुलेशन देते हैं अपनी जीत की बधाई कुलदीप सिंह सेंगर को कि हम तुम्हारी वजह से जीत गए। कपिल जी, तो वैसे ही कपिल जी, बीजेपी का जो सबसे बड़ा आरोप है वो यही है कि जितने भी अपराधी मजबूत हुए वो आपके शासनकाल में ही हुए, और जो भूमाफिया पनपे वो आपके शासनकाल में आपकी सत्ता के छांव में ही पले बढ़े हैं। ये सबसे बड़ा आरोप बीजेपी आप पर लगातार लगाती आई है। यादव का नाम याद है कि नहीं? बता रहे हैं लेकर के हाथ तो ये नाम पाला है। आप देखिए, गोदा के अंदर इनका विधायक, बनारस के अंदर जिनको ये जेल 80-100 लोगों की लिस्ट भेजी गई है, कहाँ है वो लोग? और आप हमें बताइए, ये क्या बात करेंगे?
माननीय मुख्यमंत्री की 302 और 307 के मुलजिम है कि नहीं है? और इन्होंने अपने पर से उठाने की कार्रवाई दो तो उठा लिया और बाकी कोर्ट ने रोक दिया। 302 और 307 डिप्टी मुख्यमंत्री पशु तस्करी की धारा में पहले से मोहम्मद गौस के हत्या के मामले में अभियुक्त रहे हैं। दिनेश जी ये बात अलग है। ठीक है, मैं इनसे सवाल ले लेता हूँ। दिनेश जी सुनिए दिनेश जी एक सेकंड पर आरोप है। हाँ दिनेश जी ठीक है कपिल जी, आपकी बात यहाँ पर आ गई। ठीक है दिनेश जी, इन्होंने दो बहुत ही जरूरी बातें यहां पर बोली। इन्होंने एक बात तो ये बोली कि जो अपराधी हैं उनको आप लोग रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरा इन्होंने गंभीर आरोप आप पर यह लगाया कि जो निर्दोष व्यक्ति होते हैं, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अगर वो सत्ता के विरुद्ध कुछ बोल देते हैं तो आप लोग उनको अपराधी बना देते हैं। ये दो बड़े आरोप आप पर लगाए कपिल जी। डॉक्टर कबीर खान जरा आप सुन लीजिए, अब सवाल आपने पूछा है। देखिए, हम अपराधी नहीं बना देते हैं। ये गायत्री प्रसाद प्रजापति का नाम मैंने लिया, इनको याद होगा हमारे पड़ोसी सुन लीजिए कपिल जी सुन लीजिए ना एक बार कपिल जी सुन लीजिए उत्तर एक सेकंड ना कपिल जी सुन लीजिए आप बताइए नहीं देते थे, आप बताइए नहीं देते थे। और सुनिए, उनको अपराधी बना दिया। यौन शोषण के मामले वो मंत्री रहते हुए तकलीफ दी, अगर हिम्मत है आप जवाब दीजिए। और सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, यौन शोषण का अपराध सरकार में मंत्री थे, और जिनको फर्क किस बात की आएगी? शर्म आएगी यौन शोषण के मामले में मुझे आप और कैबिनेट मंत्री और वही आप आजम खान की बहन दो घंटे के लाते आजम खान को आप कह रहे हैं शर्म आती है कि नहीं आती है? उनके बेटे आजम खान के बेटे की सदस्य क्यों बताइए ना, आप बताइए ना, जवाब दे रहे हैं। बात को आती है कपिल जी सुनिए तो कपिल जी सुन लीजिए ना एक बार पहले उत्तर को उनकी बात आ जाए ना एक बार पहले। कपिल जी एक सेकंड ना, एकदम कपिल जी उत्तर आ जाने दीजिए, उनका उत्तर आ जाए उसके बाद आप अपनी बात को रख दीजिएगा। कपिल जी एक सेकंड दिनेश जी एक सेकंड, कपिल जी उनका उत्तर आ जाने दीजिए, उसके बाद अपनी बात को आप रख दीजिएगा। उन्होंने आपके पूरे के पूरे उत्तर को उन्होंने सुना है। कितने आपराधिक मुकदमे हैं? हाँ तो पूछ लीजिएगा ना थोड़ी देर बाद, पूछ लीजिएगा ना थोड़ी देर बाद, बोल नहीं दीजिए पहले। बोलिए आप दिनेश जी। देखिए कपिल जी, आपने जो नाम बताया, हमने आपको एक नाम बताया ना, रामवृक्ष यादव थे कि नहीं थे कोई? है, आप बता दीजिए कौन थे? नहीं याद आएगा, बहुत याद पार्टी आजम खान भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, उसका भी नाम बताइए ना। आजम खान ही भारतीय जनता पार्टी का आदमी था। आप बताइए भाजपा का आदमी था। अरे कहते हुए शर्म नहीं आती? अपराधियों को संरक्षण देने का काम यही चरित्र था। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता से बाहर दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। सरकार खड़ी होती थी, आज उत्तर प्रदेश पीड़ितों के पूरे परिवार को साफ करवाया है। माफिया को संरक्षण देने का काम हमारी सरकार का है। बताइए आपको समाजवादी पार्टी मार दे रहा है, इतना साल हो गया। ना मुख्यमंत्री आवास के सामने लोगों को गोलियां मार दी जाती थी, थानों के अंदर घुसकर मारा जाता था, जेल के अंदर हत्याएं होती किताब है, जेल के अंदर हत्याएं होती किताब है, भूल गए। याददाश्त की दवा कर लीजिए, याददाश्त को ठीक कर लीजिए, बहाना मत बनाइए। उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी वो समाजवादी पार्टी के चेहरे को पहचानती और भूली नहीं है, वो भूली नहीं है हम लोग, और आज के विधायक भूली नहीं है, भूली नहीं है। शर्म आपको है, शर्मिंदा करके उत्तर प्रदेश की जनता ने
कबीर जी, दिनेश जी, एक सेकंड, दिनेश जी, एक सेकंड, कबीर जी, एक सेकंड, कबीर जी, दिनेश जी, रुक जाइए, हो गया, इतना नहीं लड़ना है ना, इतना नहीं लड़ना है, ठीक है, रुकिए, ठीक है, दिनेश जी एक सेकंड, दिनेश जी एक सेकंड, कपिल जी एक सेकंड, अनुज जी के पास एक बार चलते हैं, कपिल जी एक सेकंड, आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा, एक सेकंड रुक जाइए ना, इतना गुस्सा नहीं करते ना, ठीक है, इतना क्रोध ठीक नहीं है, ठीक है, हजारों एकड़ जमीनें जो दिनेश जी एक सेकंड, दिनेश जी सुनिए एक सेकंड ना, कपिल जी सुनिए, कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी हो गया ना, आप तो आज बहुत ज्यादा आप ठीक है गुस्से में आ गए बहुत ज्यादा, ठीक है, हमने नाम लेके बताया, अरे ठीक है ना, छोड़ दीजिए दिनेश जी, आ रहे हैं ना फिर से आपके पास, नहीं रुकिए, अरे ठीक है आ जाएगी, नहीं ठीक है, बस इतना नहीं लड़ना है, कपिल जी, दिनेश जी ठीक है, बस कोई अपराधी नहीं, दिनेश जी ठीक है, अरे ठीक है दिनेश जी, ठीक है, कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी सुनिए, कपिल जी रुकिए, अनुज जी जिस तरह से आपने देखा बीजेपी सपा को घेरने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, सपा बीजेपी को घेरने की कोई कोर कसर नहीं छेड़ रही, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब अखिलेश यादव आते हैं वो कांग्रेस को भी कोसने में पीछे नहीं रह रहे हैं, लेकिन आप जब भी बात करते हैं, जब भी कांग्रेस अपना पक्ष रखती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार दिखाई देती है। आपकी चुनौती सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है क्या उत्तर प्रदेश में? जब आप 22 में मैदान में आएंगे तो सपा भी तो आपके सामने होगी ना, बसपा भी तो आपके सामने होगी। देखिए आलोक जी, निश्चित तौर पे हमारी उत्तर प्रदेश की जनता को विकास की राह पर लाने के लिए निश्चित तौर पे हम तीनों इन्हीं दलों से जो है कांग्रेस को मुकाबला करना है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार में है, जनता को धोखा देने का काम इस समय अगर कोई पार्टी कर रही है सरकार में रहते हुए, वो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा कर रही है। बीते 1992 से जब से हमारी सरकार नहीं रही है, आज तक 5 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, और आज ये पूछते हैं कि ये गुंडे किसके राज में पनपे हैं, तो 5 बार तो मुख्यमंत्री, 5 बार तो सरकार आपकी भी रही है दिनेश जी। आज हमने देखा है किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे से जो है अपने आप को बड़ा अपराधी दिखाने की एक होड़ मच रही थी कि तुम्हारे अपराधी बड़े हैं या हमारे सत्ता के अपराधी बड़े हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि प्राइम न्यूज की जनता देख रही है, दर्शक देख रहे हैं कि दोनों ही बड़े अपराधी हैं, दोनों ने ही इस प्रदेश में गुंडागर्दी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे आपने रामवृक्ष यादव की याद दिलाई हो या कुलदीप सिंह सेंगर की याद दिलाई हो, वो दोनों का तो आप ही के दलों से सरकार में रहते हुए संबंध रहा है, और आपकी शरण में आकर के ही जो कहीं ना कहीं उन्होंने अपराध को पनपाया है। और रही सवाल आज की हम बात करें, अभी दंगों की बात करें, तो मैं जो दंगों की आप आंकड़ा बता रहा था, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये तो भारत सरकार का एक वो है, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि 22% दंगे बढ़े हैं जब से योगी जी की सरकार आई है। और कानून व्यवस्था पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था का हालात ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस जो है निर्दोष लोगों को एनकाउंटर कर रही है। अपराधियों का तो एनकाउंटर कम हो रहा है, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं, टारगेट कर रहे हैं, इन लोगों के एनकाउंटर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, एक तरफ जनता का निर्दोष एनकाउंटर हो रहा है और वहीं अपराधी पुलिस वालों को मार रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा दिनेश जी। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों से पिट रही है, इसके सामने जो है सांसद विधायक को जूते मार रहा है भारतीय जनता पार्टी, डीएम को घेराव किया जाता है, एसडीएम को गालियां दी जाती हैं, सीओ को गालियां दी जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा। और आज आप बात करते हैं कानून व्यवस्था की और दूसरे दलों के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन दिनेश जी आप अपने तो नेताओं की तो जवाब दे दीजिए। उन्होंने तो जो किया उनको 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। आपने रामवृक्ष यादव की याद दिलाई, उसका तो जवाब उन्होंने मथुरा में तभी दे दिया कि आपकी सांसद जिता दी, आपके वहां से विधायक जिता दिए, उनकी तो छुट्टी हो गई, सरकार से भी चलते बने वो। लेकिन आप बताएं कि कुलदीप सेंगर जैसों को आपने क्यों गला लगा करके रखा और किसकी शय पर आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, आपके तमाम कार्यकर्ता जो है क्यों कानून व्यवस्था हाथ में लेकर के बैठे हैं, क्यों थाने और पुलिस चौकी पर उनका कब्जा है, जिसको वो बोलेंगे उसके खिलाफ एफआईआर होगी, जिसको नहीं बोलेंगे उसके खिलाफ नहीं होगी। तो ये तो वर्तमान की जिम्मेदारी आपकी है, वर्तमान का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने खराब किया है, किसकी शय पर हो रहा है, केवल एक जाति विशेष के जातियों का। ठीक है, उत्तर ले लीजिए दिनेश जी, जवाब दीजिए तमाम प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अरे कौन सी पार्टी है जिसके अध्यक्ष और महामंत्री दोनों जमानत पे हैं, और किस मामले में जमानत पे हैं? अपराध
चाहे आपके आपने सवाल खड़ा किया, मेरे जवाब के लिए आप भी समाजवादी होता है तो न्यायालय मदद नहीं देता। इसका मतलब आपने स्पष्ट दिखता है कि आपके पास अदालतों का भी उत्तर ले लीजिए ना अनुज जी, उत्तर ले लीजिए ना, सुन तो लीजिए, उत्तर सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए ना अनुज जी, अनुज जी उत्तर सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। आलोक जी असल में क्या है, स्वाभाविक है दिक्कत। देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था सरकार में, एक मंत्री का जेल में जाना, दूसरे का आना, तीसरे का जाना, डेली प्रत्येक चलता था एक खेल। आप हमको अपराध की शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो आर्थिक अपराध हो चाहे जो हो दूसरे। लेकिन आप लोग अनुज जी, अनुज जी, अनुज जी सुनिए, एक सेकंड दिनेश जी, एक सेकंड, एक सेकंड दिनेश जी, दिनेश जी एक सेकंड रुकिए, अनुज जी, अनुज जी, अनुज जी, अनुज जी सुनिए, कांग्रेस की सरकार थी जिसने अपने मंत्रियों के अनुज जी, अनुज जी सुनिए, सुनिए, सुनिए अनुज जी, अनुज जी, हर एक लाइन का उत्तर नहीं दिया जाता ना इस तरह से। अगर आप हर लाइन पर उत्तर देने लग जाएंगे तो उनकी बात तो आएगी नहीं ना फिर। नहीं, आलोक जी ये कह रहे हैं कि सरकार FIR नहीं दर्ज करती है। पहली बार मैं सुन रहा हूँ, सरकार तो पुलिस दर्ज करती थी और मुझे याद है हम सब दिल्ली के कार्यकर्ता थे, विपक्ष में थे, किसी पर भी अपराध बिना कोर्ट के हस्तक्षेप का कोई भी किसी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी सरकार। क्या हो तो बता दीजिए। हम लोगों ने कितनी बार संसद का घेराव किया, हम लोगों ने मंत्रियों के खिलाफ उनके आवासों का घेराव किया, हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, हम लोगों पर केस लगे। ये ध्यान कम से कम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को न दे, किसके मंत्री और किनके संसदों पर कार्रवाई हुई है देश की जनता जानती है। और अभी जो समाजवादी पार्टी के साथ कह रहे थे, अभी एक हमारे एक विधायक का नाम ले रहे हैं, सांसद जो है आपके गंभीर अपराधी हैं, जवाब दे देंगे। एक विधायक का नाम ले रहे हैं, अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर आपके विधायक हैं, उनके ऊपर गंभीर मामले में अपराध दर्ज है। बताइए उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है कि नहीं जिनके मुख्यमंत्री पे 302 और 307 के केस है, जिनके डिप्टी मुख्यमंत्री पे 302 और 307 केस है। अरे चीजें मानिए पहले आप देखिए, आपको चाहिए कि सबसे पहले मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री का इस्तीफा कराइए। मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी राम राज्य स्थापित करने वाली पार्टी है, हो हिम्मत से ऐलान कीजिए। हमारी जो हिम्मत है उस हिम्मत को हम दिखा रहे हैं और उसकी हिम्मत का समर्थन उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। और हम राज्यों को थाने पर बैठकर आपके विधायक और मंत्री वहां से दलाली का काम करते थे। अरे आपको सुन लीजिए, तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है। भारत में और भी राज्य है जिसके मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री अब दुकान नहीं चल रही है ना, जो भी मामला चल रहा है उसे मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री पर आप लोगों का हाथ है, को काटेगा ऊपर जाएंगे, अपराधी अपराधी या तो जेल के कुत्ते होंगे या वहां जाएंगे जहां वो कल्पना नहीं करते। कितना भी बचाने की कोशिश, कितना भी किया बचाने की कोशिश, अपराधी को बचा नहीं सकते, हिम्मत नहीं है कोशिश पूरी समाजवादी संवैधानिक पद देना जरूरी है, बता दीजिए। हम मान लें, मैं बता रहा हूँ कितना भी बचाने की कोशिश कोई अपराधी बचेगा नहीं, कोई अपराधी बचेगा नहीं। हम सिर्फ सरकार चलाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सत्ता चलाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश को मुक्त करने के लिए आए हैं। सरकार को उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ठीक है दिनेश जी कपीश जी, एक सेकंड दिनेश जी कपीश जी, एक सेकंड निरंजन जी के पास एक बार चलते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है दिनेश जी एक सेकंड नहीं आती है। ठीक है दिनेश जी एक सेकंड, निरंजन जी आपके पास आते हैं एक बार। सपा का यह कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तमाम मुद्दे अखिलेश यादव जगह जगह पर गिनाते आए। योगी जी का यह कहना है कि मैं जब से आया हूं तब से मैंने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से सुव्यवस्थित कर दिया है और गुंडे इतने ज्यादा भयभीत हैं कि वो या तो अपराध छोड़ रहे हैं या फिर प्रदेश छोड़ रहे हैं। अब दोनों इन बातों को लेकर जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता किसकी सुनने वाली है? ऐसा है आलोक जी, मैं एक बात कहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े आंदोलन हुए हैं, चाहे हाथरस वाला मामला समझ लीजिए, चाहे किसान आंदोलन वाला समझ लीजिए,
लेकिन सारे के सारे आंदोलन शांति प्रिय हैं। आज से पहले हमने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर, जहां पे भी मॉब बनती है वहां पे सबसे पहले सरकारी संपत्ति उसका निशाना बनती है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्या चेंज आ गया, मुझे एक बात बताइए। तो इसके लिए मुझे एक ही चीज याद आती है, जो मैंने अभी सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कर रहा था वो मैंने पढ़ा था कि हमने शेर बैठाया है भगवा देश में, अगर किसी की हिम्मत है तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा कर देखे उत्तर प्रदेश में। तो देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने एक मिसाल कायम करी है पूरे देश के लिए कि कोई भी आदमी अगर बलवे के अंदर अगर अपनी खुरापात के चक्कर में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी निजी संपत्ति से उसका वो भरण पोषण किया जाएगा। तो देखिए आज ये एक पूरे देश के लिए नजीर है। उसके बाद में आपने देखा होगा कर्नाटका के अंदर भी इसको लागू किया गया है, मध्य प्रदेश के अंदर भी इसका इम्प्लीमेंट हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है। और रही बात जो अभी अनुज जी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उनकी दोनों बातों के अंदर, अपनी ही बातों के अंदर, दोनों बातों के अंदर विरोधाभास था। वो एक तरफ कह रहे थे कि भाई निर्दोष लोगों की हत्याएं, मतलब एनकाउंटर कर करके हत्याएं की जा रही है, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे कि भाई पुलिस वालों के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। अगर पुलिस वालों के ऊपर आक्रमण कोई करता है तो वो निर्दोष कहां से हुआ, मुझे एक बात बताइए। और अगर निर्दोष है तो वो पुलिस वालों पे आक्रमण कैसे करेगा, और आक्रमण करेगा तो निश्चित रूप से वो दोषी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए ऐसा है आलोक जी, इसके अंदर खाली गाल बजाने से और थूक बिलोने से कुछ नहीं होता। इसके अंदर आज पूरा उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को भली भांति जान रही है, और इस चीज को तो विपक्ष लोग भी ये चीज मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो संगठित अपराध था उसके ऊपर निश्चित रूप से उसके ऊपर कंट्रोल हुआ है, उनके अंदर भय व्याप्त हुआ है। ऐसे अपराधी या तो उत्तर प्रदेश की जेलों में है या उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए या अंडरग्राउंड है, ये मैं निश्चित रूप से कहूंगा। ठीक है कपिश जी, आप कुछ बीच में कहना चाह रहे थे। सर मैं तो छोटी सी बात अपने मित्र, काबिल मित्र से पूछ रही हूँ, पोदार साहब से, कि ये जो पाटीदार साहब भागे ये ठीक नहीं है, और कहा हो तो हमें आप मित्र बता दो, ये तो बड़ा बढ़िया चीज है ना। कितना आसान है उत्तर प्रदेश में क्राइम, और देखिए लीपना पोतना छोड़िए। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि सीए का आंदोलन हुआ था, उसमें पीएफआई को लेकर के आए थे, हाथरस के अंदर पीएफआई को लेके आए थे। आज तक योगी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार दोनों मिल करके भी पीएफआई को बंद नहीं कर पाई, ये इनकी औकात है। बहुत सीधी सी आपको बता दें, जब कोई मामला होता है तो कोई जस्टिस आ जाएगा, कोई फलाने आ जाएगा और कोई ढुमका आ जाएगा, और सारे इनके अपने लोग होते हैं शामिल, इसमें कहीं दो राय नहीं। भाई अगर मान लीजिए कहीं से मामला जो है किसानों के आंदोलन का था, तो आप बताइए ना जो करवा रहा था वो किसके पार्टी का प्रचार कर रहा था। और राम वृक्ष जी ने जो दो विधायक बनाए हैं मथुरा के, वो किससे बनाए? और पहले तो आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को लोग आंदोलन में फैलाए थे, जब उस पर कार्रवाई हुई, जब उस पर कार्रवाई हो तो सीना आप फिर आपको बता, और जब उनको पकड़ कर जेल के पीछे पहुंचाया जाने लगा तो कांग्रेस के साथियों ने लीगल एड देना शुरू कर दिया। अरे वो दिक्कत आपको तो होने लगी। देखिए आपको तो नैतिक अधिकार नहीं है, कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें लोहा पे काटना हो, जहर पे काटना हो, अपराधी अपराधी पे काटना हो, अगर हो तो बताइए, हम तो पूछ रहे इसलिए अपने संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री जो है 302 और 307 के मुलजिमों को बनाया है। क्या निरंजन जी कुछ उत्तर देना चाह रहे हैं आपकी बात का? कपिश जी, निरंजन जी कुछ उत्तर देना चाह रहे हैं। हमारे ऊपर निरंजन जी कुछ उत्तर देना चाह रहे हैं। एक सेकंड दिनेश जी एक सेकंड डॉक्टर को अपराधी कपिश जी आपने उत्तर ही नहीं दिया। कपिश जी निरंजन जी कुछ आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए आलोक जी, अभी मेरे बड़े भाई कपिश जी कुछ कह रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपको एक बहुत प्रसिद्ध लॉयर भी हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कपिश जी, पीएफआई को भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकर के आई है। पीएफआई को सबसे पहले केरला की सरकार लेके आई थी, जहां पे वामपंथी सरकार थी, ओमन चांडी की सरकार थी, और उन्होंने पीएफआई के बारे में सबसे पहले इस देश को अवगत कराया था कि जो सीपी का
जो सिग्नी होता था वो प्रतिबंधित होने के बाद में उसका पीएफआई में रूपांतरण हो गया। और जो कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, देखिए कार्रवाई अपने हिसाब से चलती है। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो फिर नहीं, एकदम नहीं, गलत बात भाई, एक मिनट आप गलत बात, अब आप गलत बात, एक मिनट में बताना, मुझे कर लीजिए, बाद में करेक्ट कर देना। नहीं बाद में करेक्ट कर देना। नहीं सुन तो ले, आपका केरल का कोई तर्जमानी नहीं रखता, इसलिए नहीं रखता कि सीए का आंदोलन जो है जहां पर हुआ और दिल्ली पुलिस इस समय केंद्र सरकार के हाथ में हमेशा से रही है, आज भी है। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कह सकते, गृह मंत्री जी ये नहीं कह सकते हैं कि उनके अधीन नहीं है। दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस की बात कह रहा हूँ, जहां जहां इन्होंने लेकर के आए आज तक नहीं लाए। आप कोरोना काल से पहले की बात कर रहे हैं जिसमें पीएफआई आई थी, पीएफआई को बैन कर पाए, पीएफआई को बैन कर पाए, नहीं कर पाए, और आज तक उनके खिलाफ चार्जशीट तक नहीं ला पाए। यह हास्यास्पद मुद्दा। आपको मालूम है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, सीआरपीसी के अंदर जो भी 154 के अंदर एफआईआर दर्ज होता है उसमें 3 महीने के अंदर चार्जशीट देनी पड़ती है, और अगर आप 3 महीने के अंदर चार्जशीट नहीं देते हैं तो वो जेल के लिए मुस्तहक हो जाता है अगला। और ये तो अभी तक चार्जशीट भी नहीं लगा पाए, बैन होने की तो बात छोड़ दी है, पीएफआई पे चार्जशीटेड भी नहीं है पीएफआई। ये शर्म करनी चाहिए योगी और मोदी सरकार को, क्योंकि ये जनता को जो दिखाते हैं उस पर चलते नहीं है, इनके हाथ खुद ही खून से सने हुए हैं। निरंजन जी, आप क्या बोल रहे हैं? देश की माननीय न्यायालय ने उनको अभी तक जमानत नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ साक्ष्य होंगे ना, तभी तो जमानतें नहीं मिल रही है। नहीं है, न्यायालय तो भारतीय नहीं है, न्यायालय मैं पीएफआई की बात कर रहा हूँ, मैं पीएफआई की बात कर रहा हूँ, मैं चलिए ठीक है, हम दूसरी तरफ अब हम दूसरी तरफ ड्रैग हो जाएंगे। ठीक है, एक मामले में ठीक है लगभग 350 लोग जेल में हैं और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। ठीक और एक निरंजन जी, एक सेकंड, कपीश जी, एक बहुत ही संतुलित प्रश्न मेरे दिमाग में यह है कि लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जो एक छवि बनी थी उत्तर प्रदेश में, वो छवि कहीं ना कहीं इस चीज से जोड़कर देखी जाती थी कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, क्योंकि संरक्षण प्राप्त हो जाता है तमाम अपराधियों को। उसके बाद जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने इस परिपाटी को बदलने की पूरी कोशिश की। तभी पार्टी के अंदर किस तरह से विघटन हुआ ये आप भी जानते हैं, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। क्या अखिलेश यादव उस छवि को बरकरार रख पाएंगे? क्या जिस तरह की तमाम युवाओं को उम्मीद है अखिलेश यादव से कि हम कानून व्यवस्था को पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं कि अखिलेश जी अगर आएंगे तो कानून व्यवस्था ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी में ठीक रखेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे बाहुबली लोग थे आपकी पार्टी के अंदर, इस चीज से आप भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, जिनका पूरा दबदबा था पार्टी के अंदर और वो अपराध करने के बाद उनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता था। मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ, कोई एक ऐसी पार्टी सिंगल बता दीजिए मुझे जिसके अंदर इस तरह के दबदबे वाले लोग न रहें। मैं अगर आप पॉलिटिकल शुचिता की बात करते हैं तो आप खंगाल लीजिए। देखिए पहले की शुरुआत जो थी तो उनको छोड़ दीजिए, जब शुरुआती दौर में जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद जो जैसे पॉलिटिशियंस आए, लेकिन बाद में जो जिस तरीके से अपराधीकरण राजनीतिकरण का किया गया और बाद में वही अपराधी जो है जब उन्होंने देखा कि हम तो खुद ही राजनीतिक लोगों को बना रहे हैं, जिता रहे हैं, तो वो खुद ही उतर है। मैं सारे दलों की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है, बल्कि इनके गंभीर हाथ तो और ज्यादा रंगे हुए। मैं एक बात ये कह रहा हूँ, मैंने तो सीधी सी बात कही, 2017 में जो हमारी सरकार नहीं आई, हमने अपने पार्टी के अंदर शिक्षा का यज्ञ किया था और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सारे राजनीतिक दलों के लिए एक नई परिपाटी खींचने की भी कोशिश की थी कि आप लोग भी इसी लाइन पे चलो और ऐसे लोगों को पार्टी मत ज्वाइन कराओ, चाहे मुख्तार चाहे ये आपके जो इस समय पंजाब में बंद है मुख्तार अंसारी, चाहे ये हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे डीपी यादव हो, ठीक, हम लोगों ने पार्टी नहीं ज्वाइन कराने का काम किया। और आज भी पूरे दम के साथ कहता हूं कि हमारे यहाँ बाहुबलियों का कोई भी जगह नहीं। आज मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता आपके सामने बैठा हूं, तो मैं वकील हूं और आपके सामने बैठा हूं और आपके सामने बात कर रहा हूं। और एक बात और भी बता दूं कि 107-16 का भी मुकदमा मेरे ऊपर नहीं। ठीक, मैं भले संत ना हूं, लेकिन मेरे ऊपर 107-16 का भी मुकदमा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँ, सरकारें जस्टिस करने के लिए बनती जी, इनजस्टिस करने के लिए नहीं बनती। मैं आपके चैनल से निवेदन करना चाहता हूँ माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से कि धर्म के आधार पर विभेद मत कीजिए, ये देश का संविधान अलाउ नहीं करता। एक पेडियाट्रिक एमडी डॉक्टर कफील खान को आपने अपराधी बना दिया,
और वो सिर्फ कागज का अपराधी है, क्योंकि कोई आपराधिक इतिहास उनका अगर आपसे मांगा जाए 4 खाने का तो आप नहीं दे पाएंगे, और टॉप 10 के लिस्ट में रखे हैं, शर्म आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप आज डॉक्टरों के साथ ऐसा करेंगे, अधिवक्ताओं के साथ ऐसा करेंगे, तो आप ये बताइए फिर कि कौन हिफाजत अपनी समझेगा कि इस प्रदेश में कैसे होगी। जिसके शासनकाल में, एक संत के शासनकाल में अगर जेल के अंदर कोई भी मारा जाए, चाहे वो माफिया हो चाहे कोई भी, तो कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठता है। अगर कोई उत्तर ले लेते हैं हम इसका। ऐसे पद पे जो गृह राज्य मंत्री रहा हो 376 का अगर मुलजिम होगा तो प्रश्न उठेगा। अगर कोई विधायक को आप सीने से लगाए रहेंगे और वो 376 का मुलजिम होगा और वो पूरी की पूरी खानदान को साथ करवा देगा, और जब तक वो सजा नहीं पालेगा तब तक आप उसको नहीं निकालेंगे, तो ये पूछेगी उत्तर प्रदेश की जनता, आप बच नहीं सकते। चलिए ठीक है, उत्तर ले लेते हैं। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा, दिनेश भाई भी पसंद करेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, आपने 2017 में कहा था कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे, 0% की टॉलरेंस की नीति रखेंगे। आपने गंगा जल हाथ में उठाया था। आपने ये नहीं कहा था कि हम कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी आज भी कहती है हम कोशिश करेंगे कि अपराधों पे लगाम लगा, लेकिन हम राम राज्य की अवधारणा इस कलयुग में नहीं कर सकते। बावजूद उसके हम कह रहे हैं कम से कम एक्शन होना चाहिए, लेकिन आपकी पुलिस एक्शन करते दिखती नहीं, और आपके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को बचाते दिखते हैं, और एक हिंदू की लड़की को 2:30 बजे रात में भुकवा तकवा देते हैं, जो कि पीड़िता होती है। उत्तर ले लेते हैं। ठीक, दिनेश जी उत्तर दीजिए। देखिए, 2 चीजें हैं। जहां से कपिल जी ने शुरू किया था, देखिए उन्होंने बहुत अच्छी जगह से शुरुआत करके गलत जगह पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण आज से नहीं शुरू हुआ। देखिए, पहले मोरल वैल्यू को लोग राजनीति में आते थे, उन्होंने इस बात को कहा। बाद में मनी पावर के लोग आ गए, और फिर बाद में मसल्स पावर के लोग आ गए। इनको लाने का काम किया, इनको लाने का काम बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने सुन लीजिए ना कपिल जी। कपिल जी देखिए, वो आपके बीच में एक बार भी नहीं बोले। कपिल जी वो आपके बीच में एक बार भी नहीं बोले। आपके बीच में एक बार भी नहीं बोले ना, वो आपके बीच में वो एक बार भी नहीं बोले। सुन लीजिए ना, ये सत्ता के प्रवक्ता बैठे हैं। उत्तर देखिए, एक बार सुन लीजिए, उत्तर सुनिए। नहीं कपिल जी एक बार, कपिल जी उत्तर सुनिए पहले एक बार। बोलिए सुने और जवाब दे, तो आप जवाब ना देने। तो मैंने कहा उनको माफियाओं का राज किसने स्थापित किया? उत्तर प्रदेश की जनता, और देश की जनता उसको देख रहा है। और राम राज्य के समझ में उस समय भी बहुत सारे आतताई पैदा हुए थे। उन लोगों को भी भगवान राम ने सबका संहार किया था। इस राम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, इसमें भी बहुत सारे आतताई और माफिया हैं, और उसको समर्थन देने वाली पार्टियां भी हैं समाजवादी पार्टी की तरह। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि ये पार्टियां इन अपराधियों और माफियाओं को आपने दिया, स्वामी को आपने दिया, धर्मेंद्र सिंह को आप दे रहे हैं, विक्रम सिंह को आप दे रहे हैं। बात मैं कहना चाहता हूँ, कितने नाम ले लो, क्यों सबसे दुश्मनी कराना चाहते हो भैया? उनकी बात तो अपराधियों की तो पार्टी है। अनुज यात्रा वर्तमान समय में जो कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी ऐसे नहीं, कपिल जी एक सेकंड नहीं, तो अपनी बात आप रख दीजिएगा ना अपनी बारी पर। कपिल जी एक सेकंड, और कपिल जी आज तुष्टिकरण की राजनीति करने से बात नहीं आ रही। मैं कहना चाहता हूँ उनकी राहुल गांधी भाजपा तक ये सीमित रह जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि हम अमेठी में जब थे, तो सुन लीजिए, वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सफाई सोच रखती थी। ये कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है। एक दूसरे राज्य में जाकर कहते हैं कि आज हम रिफ्रेशमेंट अपने को महसूस कर रहे हैं। बाकी यहाँ के लोग बड़ी गंभीरता से, बड़ी गहराई तक सोचते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग गंभीरता और गहराई से नहीं सोचते। इस पार्टी के बड़े लीडर की सोच हो वो उत्तर प्रदेश के लोगों का विकास कर सकता है। ठीक है दिनेश जी, ठीक है, उत्तर ले लेते हैं। समय हमारे पास समय हमारे पास समय, ठीक है। अनुज जी उत्तर दीजिए। ठीक है दिनेश जी, ठीक है दिनेश जी, कपिल जी ठीक है, समय हमारे पास कम है। अनुज जी उत्तर दीजिए। अनुज जी छोटा सा उत्तर, ठीक है दिनेश जी, ठीक है। कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी, अरे हमारे पास समय बहुत कम है। एक सेकंड दिनेश जी रुकिए ना, दिनेश जी रुकिए, दिनेश जी बस हो गया। दिनेश जी कपिल जी रुकिए। अनुज जी छोटा सा उत्तर दीजिए। अनुज जी छोटा सा उत्तर,
थोड़ा रह गया तो छोटा ही उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि आज आपने पूरी चर्चा ये भाजपा और सपा के इर्द गिर्द ही घुमा करके रह गई। हाँ, ये आपस में आज बहुत ज्यादा आपस में ऐसा टकराव मैंने भी नहीं देखा दोनों का आज तक। नहीं, देखिए आप एंकर हैं तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बना करके रखना चाहिए। खैर आपका वो अपना एक एजेंडा है, आपका विषय है, लेकिन अभी एक दिनेश जी ने जो जिस तरह से एक जो इनकी शैली है, जो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है, उसका एक परिचय दिया है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। राहुल गांधी जी ने जो वहां पर केरल में कहा है वो इंग्लिश में बोला था, तो हो सकता है इनकी इंग्लिश की समझ भाजपा के लोगों की इतनी है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं है, ये चाय बेच करके है देश में जो है झूठ बनाने का काम फैला रहे हैं, और चाय भी नहीं बेची उसमें, उसका भी साक्ष्य नहीं दे पाए। थोड़ा सा पढ़ लिख करके आ जाए कहिए और उसके बाद जवाब दीजिए। राहुल जी ने कहीं भी उत्तर प्रदेश की जनता का नाम नहीं लिया। उत्तर प्रदेश की जनता का कांग्रेस के एक एक जन सम्मान करता है, क्योंकि शुरू से हमारा उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा नाता रहा है। थोड़ा सा किसी से ट्रांसलेट करवा के सुन लीजिएगा क्या कहा है उन्होंने। कहा है मैं दक्षिण में आया हूं तो यहाँ आकर के थोड़ा सा रिफ्रेश फील कर रहा हूं, क्योंकि उत्तर में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जो पूरा वातावरण वहां का जो है आपने विषैला कर दिया है। ठीक है, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा, और यहाँ पर जिस तरह से मुद्दा था, समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है वो विफल है, और वहीं बीजेपी का कहना है कि हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर कोई असफल था तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब जनता तय करेगी कि आखिर सफल और असफल में से उसको चुनना किसको है। फिलहाल इस पूरी बहस में सिर्फ इतना ही। आप सब लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।